अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमैर है और क्रिप्टो सीरीज़ जी हाँ ऑफिशियली आज से हम उसकी पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब ये सीरीज़ क्या होगी, इसमें हम बेसिकली क्रिप्टो को बेसिक से सीखेंगे। क्या है, क्यों वजूद में आई, किस तरीके से आप इसमें एज अ इन्वेस्टर वैल्यू कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ट्रेडर बन के कमा सकते हो, क्या मामलात क्या हैं इसके, व्हाट इज़ बेसिकली, ये क्या है, बुलबुला है, कोई पहाड़ है, क्या चीज़ ये। तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ इस तमाम सीरीज़ के अंदर शेयर करने वाला हूँ। एंड आई होप कि वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मेरा बेसिक सा कि मेरा नाम है उमैर और मैं बेसिकली फाइनेंस की चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं चीज़ें सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले हमने जो है स्टॉक मार्केट सीखी, देन एनएफटीज के मतलब सीखा, और क्रिप्टो थोड़ा बहुत हमें पहले से आता था, लेकिन आप लोगों ने जितनी रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चलो डिग इन करके देखते हैं कि क्रिप्टो है क्या चीज़। तो जैसे जैसे मैंने क्रिप्टो को उखाड़ा है, ज़मीन खोदी है, वैसे वैसे मैं सर पकड़ के बैठ गया, और दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो मेरी समझ में आना स्टार्ट हुआ, एंड आई एम लिटरली शॉक कि दुनिया कैसे चल रही है। ठीक है, तो सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ रहेगा। ठीक है, तो ये पहली वीडियो होगी सीरीज़ की, इसकी तरह जैसे जैसे वीडियोज़ आती जाएंगी वो मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा, और आई होप कि आपको इस पूरी सीरीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दैट्स ऑल, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं दुनिया का निज़ाम इस वक्त जो फाइनेंस का चल रहा है उसको मैं डिफ़ाइन करूँ एक वर्ड के अंदर ना, तो मैं आपसे पता है क्या कहूँगा, पॉन्जी स्कीम। यस, दुनिया का पूरा निज़ाम इस वक्त जो है ना एक हवा के बुलबुले की मानन चल रहा है, और उस मैं हैरान होता हूँ कि उस पैसे को कमाने के लिए मैं कितनी मेहनत करता था। ठीक है ना, और मैं हैरान हूँ। तो अब वाकई में समझ में आता है, जो कहते हैं ना कि पौधे पैसे जो हैं पेड़ पे उगते हैं, वो चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है ना, अब देखिए, मैं बड़ा अगर मैं एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें बताऊँ ना, तो शायद एफबीआई वो दरवाज़ा तोड़ के आने वाला सीन हो जाए। लेकिन जो चीज़ें मैं दबे दबे अल्फाज में बता सकता हूँ वो यही बता सकता हूँ कि दुनिया में एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम इस वक्त चल रही है, और वो चला रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, अब इसको समझने के लिए ना कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो से फ़ायदा कैसे मिलेगा, या क्रिप्टो से पैसे बनेंगे कैसे, अब वो चार्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की बेसिक्स नहीं समझ में आती तब तक आप उससे ठीक नहीं कर सकते, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उससे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मेडिकल में रह के मैंने ये चीज़ सीखी है। ठीक है ना, तो हमें पहले फिजियो समझनी होती है कि भाई ये चीज़ कर कैसे रही है, फिर उसकी पैथोलॉजी या उसकी वजूहत, उसकी खराबियाँ ढूंढ के उसका इलाज किया जाता है, या उससे फ़ायदा उठाया जाता है, मोनेटाइज किया जाता है उस चीज़ को। तो जो क्रिप्टो को समझने के लिए आप जाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आती है वो ये है कि जो आजकल जो पैसा है वो है क्या। ठीक है, लेट्स ब्रेक दिस ना। देखिए, पैसे को मैं हमेशा, अब शुरू से ही आदत मेरी रही है कि मैं वैल्यू के तौर पे कहता हूँ। देखिए, पैसा नहीं है, ये वैल्यू है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मीडियम चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में आप रखें या किसी भी तरीके में, एक्सचेंज, ये वैल्यू का वर्ड याद रखिएगा पूरी वीडियो के अंदर कि वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, तो देखें, दुनिया में जो सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ मीडियम था वो क्या था, वैल्यू का आप सिस्टम देखें कि एक बंदा है या एक औरत है और एक मर्द है जो कि जंगल में रहते हैं। ठीक है ना, अब मर्द को जो है वो शिकार करना आता है, औरत को खाना पकाना आता है। ठीक है, उसके लिए वो वैल्यूबल चीज़ है, उसके लिए वो वैल्यूबल चीज़ है, क्योंकि वैल्यू की जो होती है ना, वो चेंज होती रहती है किसी से, हर शख्स से दूसरे शख्स के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं इस वक्त मैक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैक मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। अगर इसका चार्जर जो है ना मैं बोलूँ तो मेरे लिए वैल्यू रखता है, यस रखता है। जैसी तरह जैसे मैंने अब यूट्यूबिंग स्टार्ट की है तो उसके लिए मेरे लिए माइक वैल्यू रखता है। ठीक है ना, यही माइक मैं जाके किसी मज़दूर को दूं तो ये उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। ठीक है, यही माइक बोया हो, या जिस तरह जैसे जैसे मैं अपग्रेड करूँ, मैं 2 लाख का माइक भी लगाऊं तो मज़दूर के लिए उसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि उसके लिए वैल्यू नहीं रखता। इसी तरह जो बंदा खाना पकाता है उसके लिए जो वैल्यू रखता है वो कौन रखता है, जो शिकारी है। शिकार अगर मिलेगा तो वो पकाएगा ना। इसी तरह जो शिकारी है, जो शिकार कर रहा है, अब वो कच्चा गोश्त नहीं खाएगा, उसको पकाने के लिए चाहिए उसको। तो इस तरह वैल्यू की जो होती है ना, अमाउंट चेंज होती रहती है। इसलिए अब एक बंदा दूसरे से वैल्यू एक्सचेंज कैसे करे, तो सबसे पहले दुनिया में सिस्टम आया बार्टर सिस्टम, इसको कहते हैं। अब उस सिस्टम का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है विंडोज़ का लैपटॉप है, मेरे पास मैक का लैपटॉप है। अब आपके पास जो चार्जर है वो विंडोज़ का नहीं, वो मैक का है, और मेरे पास जो है वो विंडोज़ का चार्जर है। तो हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया, ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। या जैसे मैंने आपको मूली दे दी, आपने मुझे उसके बदले में रोटी दे दी, इस तरीके से चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी वैल्यू के फॉर्म में। आहिस्ता आहिस्ता इंसान थोड़ा सा एडवांस होता गया, फिर ये सिक्के आ गए, पत्थरों से सिक्के, मतलब गोल्ड मेटल्स, इस तरह सोने पे सिल्वर्स पे बातें चलना शुरू हो गई। अब होता क्या था कि किसी ने कोई ख़रीदारी करने जाना होता था या फिर वैल्यू एक्सचेंज करनी, मिसाल के तौर पे शॉपिंग पे जाना है, तो वो सोने का पूरा बैग थैली लेके जाता था, जैसे पुरानी कहानियों में अमूमन आपको नज़र आता है। तो
अब ये तमाम चीज़ें जो थीं वो चल रही थीं। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें आता है जब इंसानों ने एग्रीकल्चर की दरियाफ्त की। एग्रीकल्चर की वजह से फूड बहुत अबंडेंट हो गई, यानी बहुत ज़्यादा लोगों के पास खुराक आ गई। जब ज़्यादा खुराक आ गई तो लोग आहिस्ता आहिस्ता एक साथ मिलकर शहरों में रहने लगे और फिर निज़ाम बनना स्टार्ट हो गया। अब जब निज़ाम बनना स्टार्ट हुए तो मज़ीद मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होते गए। तकरीबन 19वीं सदी में आके इसमें पहला चेंज आता है जो हैवी किस्म का है, वो ये है कि अब बैंक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास या मेरे पास सोने के सिक्के हैं, अब मैं हर वक्त लेके मार्केट में घूमूंगा तो शायद उनको संभालना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वो एक बंदे के पास रखवा दूंगा और उससे एक स्लिप ले लूँगा। उसकी उस स्लिप की गारंटी होगी, हाँ यार इस बंदे के पास इतने सिक्के इसने वहाँ रखवाए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बैंक्स बन गए, ठीक है। अब क्या है कि आपके जो सोने के सिक्के हैं वो टेक्निकली बैंक में पड़े हुए हैं। बैंक ने आपको एक रसीद दे दी, आप उस रसीद को ही आपस में तिजारत के लिए यूज़ कर रहे हो। ये चल रहा था पैसे का निज़ाम, जो पैसे के नोट आप देखते थे, ये जो नोट आप देखते थे। फिर इसमें एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर्स की। अब इसको वर्ल्ड वॉर्स कहते क्यों हैं, इनकी भी जो है ना कहानी है, सही है। ये इनमें बहुत हैवी वजह है इनके। वर्ल्ड वार का मतलब क्या, कि दुनिया जो है ना आपस में जंग में लड़ गई। याद रखिएगा, जंगों में कभी किसी का भला नहीं होता, हमेशा जो है ना दो लड़ाइयों में एक तीसरा फ़ायदा उठा रहा होता है। अब होता क्या है कि दो कॉन्टिनेंट से यूरोप आपस में लड़े जा रहा है। यूरोप क्योंकि अमेरिका एक अलग समुंदर से दूर बैठा हुआ है, और उसके मुकाबले में जो यूरोप है वो साथ है। एशिया को भी हमें कॉलोनी थे तो हमें भी चूस रहे थे, अफ्रीका को चूस रहे थे। यूरोपियंस क्योंकि सेटलर्स थे, उन्होंने जितनी रिसोर्सेज मिली उन्होंने चूसी, ठीक है ना। अब जब इतना पैसा आ जाए तो लोग ऑटोमेटिकली, जब पेट भरे हुए होते हैं तो लड़ाई शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फजूल सी चीज़ों पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो होता गया है कि टेक्निकली 19वीं सदी के 1900 के अंदर, ठीक है ना, 1914 में आई थिंक, तो पहली जंग अजीम का आगाज़ होता है। यानी कि पूरी दुनिया जंग में चली जाती है, और जंग होती है कॉस्टली, ठीक है ना। जंग के लिए आपको चाहिए हथियार, सही है। हथियार के लिए चाहिए पैसा। तो होता क्या है कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें थी वो आपस में लड़ती रहती हैं। और हथियार के लिए कहाँ पे ऑर्डर जाता है, अमेरिका को जाता है, क्योंकि वो एक पूरे के पूरे समुंदर पार बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखें कि अमेरिकन को कितना एक इतफाक़ की कुदरती तौर पे एज हासिल हो गया, कि हुआ क्या, कि जो सोना बैंकों में पड़ा हुआ था, ठीक है ना, यूरोप के, वो क्या हुआ, क्योंकि उन्हें असला ख़रीदना था, वो आहिस्ता आहिस्ता सोना उठ के अमेरिका जाना शुरू हो गया, सही है। तो हुआ क्या कि जो है ना सोना तकरीबन एंड पे आ गया। फिर कुछ सालों बाद 1938 के अंदर शायद, गालिबन शायद, ठीक है ना, मैं एग्जैक्ट डेट लिख दूंगा, तो दूसरी जंग अजीम स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी जंग अजीम जब होती है तो जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी यूरोप ख़त्म कर लेता है। अब क्योंकि जंग तो ख़त्म हो नहीं रही, अब कर्ज़े पे मामला चलना शुरू हो जाते हैं। अब जब कर्ज़े पे मामला चलना शुरू हो जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि कर्ज़ा देना भी तो है, तो उसकी गारंटी क्या दिया जाता है, सोना तो चला गया, अब क्या है कि कर्ज़े पे चल रही है मामला। तब तकरीबन यूँ समझे कि जब दूसरी जंग अजीम में पाकिस्तान को, इंडिया को जो है ना यूके वाले या फिर बरतानिया छोड़ के भागा था, उसकी वजह ये थी उनके पास निज़ाम चलाने के लिए पैसा नहीं बचा था, ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बैंकरप्ट हो चुके थे। तो होता क्या है कि अलगर्ज दूसरी जंग अजीम के अख्ताम तक पूरी दुनिया का जो सोना है, 95% ऑफ दुनिया का सोना अमेरिका की वॉल्ट्स में या अमेरिका में पहुंच जाता है, कर्जे की सूरत में, क्योंकि वो कर्जा लिए जा रहे थे और असला बना के लिए जा रहे थे। दूसरी जंग, पूरी दुनिया लड़े जा रही है, जंगों में मरे जा रही है, और सारा सोना कहाँ जमा हो रहा है, अमेरिका में। अब जब जंग ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके आफ्टर मैक्स देखे जाते हैं कि यार कितना नुकसान हुआ है, ठीक है ना। अब उस नुकसान को जब देखा जाता है और मामला बनाए जाते हैं तो देखा जाता है कि भाई दुनिया तो चल ही नहीं सकती, निज़ाम तो करप्ट होकर गिर जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बहुत ड्रेस्टिक मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि कोलोनाइजेशन, जो जिन इलाकों पे कब्जे किए हुए थे उन सब यूरोपियन ने उनको वापस देना शुरू कर दिए, जैसे कि इंडिया को, यहाँ सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद किया। इसी तरह ऐसे मामला मज़ीद छोड़ना शुरू कर दिया। सेकंड, ये एक और चीज़ तय पाई कि क्योंकि दुनिया का सारा सोना अमेरिका में मौजूद है, तो दुनिया में जो एक्सचेंज ऑफ मीडियम का स्टैंडर्ड रखा गया, यानी कि जो वैल्यू को एक्सचेंज किया जाएगा उसका जो एक रेफरेंस पॉइंट रखा गया, वो रखा गया डॉलर को, क्योंकि दुनिया का सारा डॉलर था ही वहाँ पे, मतलब सोना वहाँ पे था। तो डॉलर को ऐसा बेस वैल्यू लिया, यानी कि अभी दुनिया में जो पैसा है वो इक्वल्स टू डॉलर है, जो कि डॉलर टेक्निकली, क्योंकि वहाँ पे सोना मौजूद है, तो वो $1 इज टेक्निकली इक्वल्स टू गोल्ड, सही है। अब दुनिया इस निज़ाम पर चलती रही और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन को ये चीज़ समझ में आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जो हमारा ही जो है ना रोकड़ा चल रहा है, हमारे ही डॉलर दुनिया में चल रहे हैं, तो क्यों ना एक्स्ट्रा छाप दिए जाए। तो उन्होंने एक्स्ट्रा छापना शुरू कर दिया, सही है। अब होता क्या है कि पूरी दुनिया मेहनत कर रही है जिन डॉलर्स को कमाने के लिए, वो डॉलर्स अमेरिका जब चाहे छाप देता था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को चीज़ें समझ में आना शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने कहा कि भाई हमें ये डॉलर रखो, हमें गोल्ड वापस दो,
आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि फ्रांस और काफ़ी सारे जो यूरोप के कंट्रीज़ थे उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जो गोल्ड था वो मांगना शुरू कर दिया डॉलर दे दे के। ठीक है, अब 1972 के अंदर अमेरिका के पास जब दुनिया ने इतना गोल्ड मांगना शुरू कर दिया कि भाई हम वापस करो, हमें ये डॉलर रखो नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग अनाउंस की और कहा है ना वो वर्ड बोल नहीं सकता जो उन्होंने टेक्निकली किया, लेकिन उन्होंने किया ये कि जो पहले दुनिया का मनी था या पैसा था वो इक्वल्स टू डॉलर था और डॉलर इक्वल्स टू गोल्ड था। उन्होंने कहा आज से आप जितना मर्जी डॉलर रखो उसके इक्वल गोल्ड है ही नहीं, यानी कि गोल्ड से ताल्लुक ही नहीं है गोल्ड डॉलर्स का। अब क्योंकि दुनिया अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना चुकी थी अराउंड दैट डॉलर, तो वो वहाँ से वापस नहीं हो पाई। अब दुनिया गई एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक साइकिल में फंस गई कि जिसकी बेस डॉलर है लेकिन डॉलर की बेस कुछ नहीं है। अब इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 1972 के बाद अगर आपने पैसे रखे हुए तो टेक्निकली हवा में उड़ रहे हैं और वो सिर्फ अभी इसको मैं समझाने के लिए आपको बता दूँ। ठीक है, आपके सामने एक डब्बा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये डब्बा टेक्निकली यूँ समझें कि सोने का, इसके अंदर सोना पड़ा हुआ है, यूँ समझें कि ये मैंने आपके सामने इस पर रखा। ठीक है, मैंने आपको बोला भाई ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू मैंने इस डब्बे में डाल दी, यानी कि जो सोना है वो मैंने डॉलर में डाल दिया इक्वली। ठीक है, अब आपको जब भी चाहना हो तो आप ये डब्बा लेके आओगे। ठीक है, और उसमें से सोना होगा, उसके अंदर यहाँ सोना होगा या कोई वैल्यूबल चीज़, ये चीज़ जैसे मिसाल के तौर पे हेडफोन पड़े मेरे अंदर। ठीक है, अब कहानी क्या कि मैं अब इस तरह के 15-20 डब्बे और बनाऊँ जिसमें हेडफोन डालो ही ना। अब क्योंकि दुनिया इसे जो है वो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या है कि एक इल्यूजन है, एक बेवकूफ़ी बनाई हुई है कि जिस पैसे की कोई औकात नहीं, जिस पैसे को बनाया दुनिया में इसलिए गया था कि ये टाई है या इसके अंदर इस पैसे की रसीद जो है वो टेक्निकली क्या है कि सोना है जिसकी वैल्यू होल्ड करता है, वही ख़त्म हो गया। ठीक है, जब उन्होंने 1972 में ऐलान किया कि भाई नहीं दे रहे हम सोना, जो है यही है। ठीक है ना, अब उसके बाद जो ये डब्बा है उसमें से ये हेडफोन निकाल लिया गया और दुनिया को डब्बा चिपकाया जा रहा है। आप इन्फ्लेशन का रेट उठा के देख लो दुनिया में 1972 के बाद से लेके अभी तक जो ये नई करेंसीज आई हैं जिनको हम फिएट करेंसीज कहते हैं, इनका मतलब ही फिएट का क्या होता है कि इन ये तब तक चलेंगी जब तक इन पे यकीन है, यानी कि क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है, ये किसी वैल्यूएबल चीज़ से टाई नहीं हुई हुई, यानी कि इनको किसी चीज़ से बांधा हुआ नहीं है। सही है, इट मीन्स कि ये हवा में उड़ रही हैं, ये यकीन पे चल रही हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फिएट करेंसीज। पाकिस्तानी रुपया हो, डॉलर हो, इंडियन हो, दरम वरम सब कुछ जो है ना दुनिया का, वो इस वक्त टेक्निकली ये फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी समझे हवाई करेंसी जो हवा में उड़ती जा रही है। सही है, अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कि अगर आप 100 या 1 लाख रुपया कमाते हैं पाकिस्तान में रह के या इंडिया में रह के, तो अगर उसमें इन्फ्लेशन या जो महंगाई की शरह है वो 15% है, तो इसका मतलब है कि आप अगले साल 15% कम कमा रहे हो। सही है, क्योंकि वो हवा में उड़ता जा रहा है। समझ रहे? तो ये कहानी चल रही थी 2008 तक, जो है ना, जब 2008 के अंदर जब दुनिया में सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल, जैसे ग्रेट जो है ना वो डिप्रेशन कहते हैं, आई थिंक ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं या क्या कहते हैं, तो 2008 के अंदर एक ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, सॉरी, हाँ, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। तो 2008 के अंदर होता क्या है कि दुनिया की जो वैल्यू है तकरीबन 60% ऑफ द वैल्यू मार्केट से रातों रात वाइप आउट हो जाती है। दुनिया को समझ में आता है कि भाई हम किस बबल में जी रहे हैं। ठीक है ना, अब जब इस बबल में जी रहे हैं तो अभी क्या किया जाए, हम तो फंस गए। तो फिर 2008 के अंदर एक वाइट पेपर आता है जो लिखते हैं जी सतोशी नाकामोटो, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है बंदे का यार, उस बंदे ने वो एक वाइट पेपर लिखता है और उसमें एक कॉन्सेप्ट पेश करता है कि एक ऐसी करेंसी होगी जिसका कोई मालिक नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे अमेरिका ने क्या किया, पूरी दुनिया को एक सिस्टम में लाया और उसके बाद उस सिस्टम का मालिक क्योंकि खुद था, उसने कहा भाई मैं इसको गोल्ड से अलग करता हूँ क्योंकि वो सेंट्रलाइज था। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट दिया गया सतोशी नाकामोटो की तरफ से। अब कोई किसी को नहीं पता ये बंदा कौन है, बंदा भी है या नहीं है, या कोई पेपर है क्या है, लेकिन उसने ये कॉन्सेप्ट दिया दुनिया में अल्टरनेटिव करेंसी का कि भाई दुनिया में एक ब्लॉकचेन बनाई जाए, ब्लॉकचेन सिस्टम बनाया जाए। अब ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है इसको यूँ समझाऊँ आपको कि मिसाल के तौर पे जब आप स्कूल में जाते हैं तो रजिस्टर जो होता है आमतौर पे टीचर के हाथ में होता है। ठीक है, टीचर की मर्जी है वो प्रेजेंट लगाए या ना लगाए, एब्सेंट करना है चाहे एब्सेंट कर दे। तो जो ब्लॉकचेन है वो भी टेक्निकली बिल्कुल इसी सिस्टम पे काम करता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में जो रजिस्टर है वो क्लास के टीचर के हाथ में, लेकिन डिसेंट्रलाइज में जो रजिस्टर है
वो क्लास के सारे बच्चों के पास है, सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस खुद लगाएंगे और हर बंदा एक दूसरे को दिखाएगा, भाई वो बैठ के देखेगा वो आया हुआ है, वो आया हुआ है, वो आया हुआ है। इस तरीके से पूरे के पूरे क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 रजिस्टर होंगे और सब में एंट्री होगी। अब उसमें होगा क्या कि अगर कोई डंडी मारना चाहेगा उसको 30 रजिस्टर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट है, ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि रजिस्टर है दुनिया में और जितने बंदे इसमें रजिस्टर से चाहे एंट्रियाँ करें और सब जगह पे सेम चलता रहेगा। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम दिया गया। दूसरा ये कहा गया कि भाई लिमिटेड अमाउंट होगी, बिटकॉइन या जो भी मामला कोई भी करेंसी होगी वह इस तरीके से नहीं चलेगी कि जितनी मर्जी छाप दे जिस तरह अमेरिकन कर रहे हैं। तो इस तरह 2008 के अंदर एक नया फाइनेंशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसे आज आप क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के नाम से जानते हो। अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी कि देखें, बिटकॉइन इज़ अ एक्चुअली स्टोर ऑफ वैल्यू, इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्यों बिटकॉइन शायद कुछ सेंट से उठ के तो आज $1 लाख पे खड़ा है? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू में कुछ नहीं फ़र्क लाया। जो डॉलर है वो $1 लाख नीचे चला गया, यानी कि इतना कमज़ोर हो गया। अब क्योंकि बिटकॉइन एक हद से ज़्यादा बन नहीं सकते, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू है वो टेक्निकली ओवर द टाइम बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार गवर्नमेंट्स तो जो हैं वो मतलब डॉलर तो इसलिए क्योंकि अमेरिका तरक्की करता है, डॉलर तो इसलिए क्योंकि अमेरिका ये करता है। देखो बात सुनो, फिएट करेंसी का मतलब क्या है कि उसको फिजिकली किसी चीज़ से टाई नहीं किया हुआ, ठीक है ना। अब अमेरिका में आपने एक बार बट अमूमन वीडियोस का सुना होगा जिक्र शायद, कि डेप्थ सीलिंग ये वर्ड अमूमन आपने जो है ना अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम में रह के सुना होगा अगर आपने कभी खोला। होता क्या है कि अमेरिकन खर्चा करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं। और होता क्या है, जब वो जितना कमाते नहीं जितना खर्च कर देते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो और खर्चा लेते हैं, मतलब वो और कर्जा लेते हैं और फिर खर्च कर देते हैं। अब क्योंकि वो एक ऐसे साइकिल में, मतलब समझे यूँ खाली डब्बा बनाए जा रहे हैं। अब दुनिया को पता है इस डब्बे का अगर मैं आज ₹1 दूंगा कल को मैं 50 दूंगा, 25 दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू करिए ज़्यादा होता जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इस फाइनेंशियल सिस्टम में ज़िंदा रहना, मैं इस डब्बे के बगैर या इस डॉलर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। सही है। इस तरीके से उन्होंने अपने एक चक्रव्यूह में हमें फंसा दिया, पूरी दुनिया को फंसा दिया, ठीक है। अब दुनिया से निकलने की कोशिश भी करी है, ब्रिक्स सिस्टम और ये वो फलाने सारे आ रहे हैं कि जी हम अपनी करेंसियों में जो है ट्रेड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मामला ये हो रहा है। अब यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और आज की वीडियो में जो बस मेरा बेसिक मकसद था वो यही था कि आपको बेसिक समझ में आए कि व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज़ अ बिटकॉइन, कि ये क्या है क्या। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे और ये सीखेंगे कि ये जो एक छोटा सा वाइट कलर येलो कलर का जो आपको डिजिटल टोकन नज़र आता है, ये दुनिया में लोगों को खरबपति कैसे बनाता जा रहा है, ये मामला कैसे करता जा रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में जो मेरा मकसद था समझाने का आपको वो ये था कि हाउ द बिटकॉइन वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो है एग्जिस्टेंस के अंदर आई और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो अब आप बैठ के सोचें, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ के ऊपर कि क्या हो रहा है, इस सिस्टम को हम हैक कैसे करेंगे और इससे पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।